हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैंने वादा किया था कि मैं मिनी मॉक टेस्ट का सीरीज लेके आऊँगा, रोज़ लेके आऊँगा। और एक इंग्लिश की अलग से मॉक टेस्ट आएगी। दिन में अब 3 वीडियोज एयरफोर्स के लिए आएंगी। एक तो एक्स वाई के इंग्लिश के लिए, एक जीके की सीरीज जो चल रही है वो, और एक मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है वो। ये 3 चीज़ें रेगुलर आपको देते रहूँगा। आप एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ 100% सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे कुछ करना चाहे मत, इन तीनों क्लास को फॉलो करते रहना, बहुत एग्जाम में हेल्प मिलने वाला। ठीक है, चलो आगे करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। आप में से कोई बच्चा अगर वाई ग्रुप की बेस्ट कम टाइम के अंदर अगर बेस्ट तैयारी करना चाहता है ना, तो आप हमारी बैचेस को ज्वाइन करके कम टाइम के अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी मैं करा रहा हूँ। रिकॉर्डेड बैचेस दे रहा हूँ आपको। जब टाइम मिल रहा है, जितना घंटा टाइम मिल रहा है उतना घंटा। और जो वीडियो को 10 बार देखना 10 बार देख के देखो। ठीक है, सारी क्लासेस के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम देते हैं, और पेड पीडीएफ देते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की चीज़ें मिल जाए। इसके अंदर अलग से कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा। एक बार 513 रुपये की बैच है वाई ग्रुप की। आ जाओ, जितनी भी हमारी पेड पीडीएफ है वो भी हम इसके अंदर देते हैं आपको, ताकि आप हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो फटाक से A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारी पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि अपना बेस मजबूत करो। और इस बार बेस मजबूत करके जो जाएगा उसका सिलेक्शन फिक्स है भैया। अगर कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश लेना चाहता है, या फिर वाई ग्रुप का बच्चा जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो सिर्फ इंग्लिश की भी बैचेज है हमारी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर इंग्लिश की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। अब ये पेड पीडीएफ क्या है मैं बता दूंगा। वैसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी चाहिए, ऐप यूज़ करने नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी है, सिर्फ 50 रुपीज़ में है टेस्ट सीरीज, वाई ग्रुप की है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है ना, मैं इसके अंदर मिनी मॉक के अंदर 25 क्वेश्चन कराऊंगा, बट आज 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे से 25 की सीरीज चलेगी, और एक इंग्लिश की अलग से चलेगी। ठीक है, आज इंग्लिश की मॉक टेस्ट नहीं आ पाई, इसकी वजह से मैं 30 क्वेश्चन इसके अंदर कर दे रहा हूँ। कह रहा है इल्यूमिनेट का सिनोनिम बताओ। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेट का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशमय करना। ठीक है, किसी चीज को प्रकाशित करना, तो डेट इज ब्राइटेन करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है ना, चलो अब बाकी ऑप्शंस के क्या है। डिजायरस मतलब इच्छा होना है। सीजर का मतलब होता है दौरा पड़ना। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला होना। तो वैसे इन सारे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम टू द पॉइंट बातें करेंगे। ब्राइटन का मतलब होता है इल्यूमिनेट करना। ओके, चलो अब इसमें हम कहना कि बताओ सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म कौन सा है इसके अंदर? द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, इज बीइंग जब लग रहा है तो इसका मतलब ये पैसिव में है ऑलरेडी। एक्टिव खोजना है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कौन कौन जा रहा है? ये बोला चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल ऑफ दिस पार्क, या फिर द वॉल इज पेंटिंग चिल्ड्रन ऑफ दिस पार्क। बाकी सी में देखो हैव बीन है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर नहीं है, और पेंटेड वाला भी कंटिन्यूअस के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए या बी में से कुछ हो सकता है। तो भाई देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव के अंदर बाय चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट का है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लोथफुल का आप बताओ एंटोनिम। स्लोथफुल का मतलब क्या होता है? स्लोथफुल का मतलब होता है आलस टाइप का होना, आलसी होना, लेजी होना। तो ये तो लेजी तो सिनोनिम हो गया। तो लेजी का उल्टा क्या होता है? कि ऐसा इंसान जो जीवंत हो, एक्टिव हो, दैट इज लिवली। लिवली का भी मतलब होता है भाई जो एक्टिव का मतलब होता है, मतलब सक्रिय होना। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर आप भी यही आंसर सोच रहे थे तो ठीक है, इंग्लिश है थोड़ा स्पीड में चलते हैं। अब फोर्थ नंबर देखो क्या है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पर्सन्स लिविंग इन द सेम टाइम से, एक ही टाइम पे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन्स, या फिर कॉम्पैट्रियट्स, या फिर कॉलिग्स, या फिर कंटेम्प्रेरीज। देखो कॉलिग्स आपको लग रहा होगा, कॉलिग्स का मतलब क्या होता है ना, कॉलिग नहीं उसको कलीग कहते हैं। कलीग्स का मतलब होता है ना कि एक जगह पे जो साथ में काम करते हैं ना उनको कलीग कहते हैं। बट हमने उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पे जिंदा होते हैं। जैसे मैं और आप एक टाइम पे जिंदा है ना, हम और आप एक दूसरे के क्या हैं? समकालीन है। हिंदी में समकालीन कहते हैं। जैसे नेहरू और गांधी एक दूसरे के समकालीन थे। ओके, लेकिन क्या सकते हैं ना, जो कि बहुत सारे हम और आप, मतलब हम आप जो है ना एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन हम आप गांधी जी के समकालीन नहीं है। गांधी जी का जमाना अलग था, हमारा अलग है। एक ही जमाने के लोग को कहते हैं कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है समकालीन, एक ही काल में जो जिंदा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ में एरर बताओ कहाँ पे? इधर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड, या फिर इसमें अंदर कोई एरर नहीं है तो वो भी बता दो नो एरर। ठीक है, ABCD है। सोचो जरा वीडियो को रोक के क्या एरर है। देखो इधर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ के आते हैं तो जो नियरेस्ट, जो हम ये वर्ब की जो यूज करते तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते। तो एन असिस्टेंट क्या है हमारा?
एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब क्या आएगा, इज रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी में यहाँ पे गलती है ना, आर की जगह पे इज होना चाहिए था, तो सी हमारा सही है, आर गलत है, इज होगा यहाँ पे, ये सही है। आगे चलो, बाकी चलने से पहले कुछ पीडीएफ्स के बारे में, अच्छा पेड पीडीएफ्स के बारे में मैंने जिक्र किया था, बताया नहीं था। अगर कोई बच्चा बैचेस में नहीं जुड़ता है, सिर्फ आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो, तो आप हमारी रीजनिंग की पीडीएफ, मैथ की पीडीएफ, जीएस और करंट अफेयर की पीडीएफ, और साथ में इंग्लिश वोकैब और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ, एटलीस्ट इतना करके जाओ अगर आपका बेस अच्छा है तो। क्योंकि मैंने जो सारे पीडीएफ तैयार किए ना, मैंने खुद क्वेश्चन सेट किए हैं पूरे मैथ में चैप्टर वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पूरे रीजनिंग चैप्टर वाइज। मैं इस चीज़ को गारंटी देता हूँ, रीजनिंग मैथ एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारे पीडीएफ के बाहर के कंसेप्ट का नहीं आएगा, 100% आएगा। अगर जो बच्चा 2 से 3 बार इनको बना लेता है अभी से, समझो कि एग्जाम में फोड़ के आने वाला है, सारे क्वेश्चन उसको लगेंगे तो ये तो ठीक है, पहले से पढ़ा हुआ लग रहा है, खाली नंबर और नाम बदल के पूरा कैलकुलेशन का तरीका वही सब होगा, ठीक है। और जीके करंट अफेयर तो ऑलमोस्ट 60-70% चीज़ें आती हैं, 100% नहीं आता कहीं से भी। और यहाँ पे वोकैबलरी और इंग्लिश की लगभग 90% चीज़ें आ जाती हैं, पूरा ग्रामर का सेम कॉन्सेप्ट, और वोकैबलरी तो 80-90% चीज़ें हर बार पीडीएफ से आती हैं, ठीक है। तो सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787। अगर बैचेज में हो तो पीडीएफ्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बैचेज में नहीं हो तो बैच नहीं लेना चाहते तो सिर्फ पीडीएफ्स पढ़ के चले जाओ, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो, ठीक है। फिर भी आप पीडीएफ से तैयारी करके चले जाओगे, बेटर चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी आ जाओ 6 नंबर है क्वेश्चन, व्हाट्सअप करो, वहीं पे आपको व्हाट्सअप पे पेमेंट का तरीका बता के हमारी टीम मेंबर बता देगी किस तरीके से पेमेंट करना, और वहीं पे आपको व्हाट्सअप पे टीम मेंबर हमारी आपकी पीडीएफ भेज देगी। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर एरर क्या है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, नो एरर। इसमें कोई एरर है तो बताओ, अदरवाइज सीधे कहो नो एरर, डी आंसर को चूज कर लो। देखो भाई, आई हैव सीन हिम, यहाँ पे यस्टरडे वर्ड जब भी लगे ना, इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, पहले, एक दिन पहले का। तो एक दिन पहले हमारा भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में हम लोग हैव का यूज नहीं करते, यस्टरडे देख के पास्ट इंडिफिनिट में जाने का है, तो हैव को हटा के डायरेक्टली सीन को हम लोग V2 में चेंज कर देंगे, बिकॉज पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो हम लोग आई सॉ करेंगे, ठीक है। चलो, हमारा बी में एरर है यहाँ पे। 7 नंबर कह रहा है डोसाइल का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। डोसाइल का मतलब होता है एक तरीके से शांत, स्थिर, ठीक है। डोसाइल में क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा डोसाइल का, तो डोसाइल में एस नहीं होता, सी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डोसाइल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8 कह रहे हैं ना, आपको बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट सेड टू द नेशन बट नेशन बट नहीं है, बी यूनाइटेड इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी के टाइम पे यूनाइट होकर रहो, एक होकर रखो। जब भी प्रेसिडेंट या फिर कोई नेता भाषण दे रहे होते हैं या फिर कुछ बोल रहे होते हैं, तो उस समय पे ये चीज़ ध्यान देना भाई कि वो एड्रेस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं। तो एड्रेस, द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड करके आएगा, कमांड नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एड्रेस्ड, ठीक है, वो देश को एड्रेस कर रहे होते हैं, ये तो इंग्लिश का टर्म्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसे ही सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 कह रहे हैं माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। अब जब भी किसी, देखो, एक सीमा तय करके उससे ऊपर और उससे नीचे के लिए कुछ भी मेजर करते हैं, तो उधर के ऊपर के लिए हम लोग एवब कहते हैं और नीचे के लिए बिलो कहते हैं। तो सी लेवल से ऊपर जाओगे तो एवब, सी लेवल से नीचे जाओगे तो बिलो। तो यहाँ से ऊपर जाने की बात की जा रही है, 5000 है तो ऊंचाई होगा, क्योंकि नदी से नीचे तो नहीं है माउंट आबू, ऊपर ही है, तो ऊपर के लिए क्या बोलोगे आप, एवब। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, कह रहा है यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, मतलब तुमने शादी के लिए सारी प्रिपरेशन कर रखी है, तो प्रिपरेशन फॉर द मैरिज, ठीक है। किसी चीज के लिए तैयारी करते हो तो प्रिपरेशन फॉर का यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं, कह रहा है यूएस ओपन 2023 जो है ना, पुरुष एकल किसने, मेन सिंगल्स किसने जीता था यूएस ओपन का, ये चीज बता दो। तो ये है नोवाक डी जोकोविच, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, अगर आपको पता है तो बताओ, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी जनाब। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये सवाल आया हुआ भी था एग्जाम में। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, ये तो लेटेस्ट का करंट अफेयर है। तो नया जो संसद भवन पार्लियामेंट बना है उसके वास्तुकार आर्किटेक्टर कौन है, पटेल जी हैं। कौन है, बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप सोच रहे होगे बिमल पटेल है तो सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको हिंदी में करो, भाई नाम तो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाओगे क्या इतना, और इतना इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर एयरफोर्स के काबिल नहीं हो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एयरफोर्स के काबिल नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एटलीस्ट इतना इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आ रहा आपको, तो फिर आप फेज 2 तो सवाल ही नहीं क्लियर कर पाओगे, फिर इंग्लिश का पेपर भी नहीं पास कर पाओगे।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो मैंने ये चीज़ पढ़ाया था जीके की सीरीज में, ठीक है, कितने थे भाई, तो आपको पता होना चाहिए 395 ही थे, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है आईसी पर कितनी परत होती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का, किसकी परत होती है, जो कि सिलिकॉन की परत होती है, तो याद रखना सिलिकॉन की परत होती है आईसी के ऊपर, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% के डिस्काउंट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, यदि वह 10% जीएसटी ले लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है, बताओ। देखो 400 का वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है 10%, ओके, डिस्काउंट देने के बाद ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगा उस पर 10% और ऐड कर देता है, ठीक है, तो इसका 10% आप बढ़ा दोगे जीएसटी के तौर पे, जो वैल्यू निकल के आएगा वो आंसर होगा। ये 0000 तो कट गए, देन ये 0000 कहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से, तो 9 × 4 36 × 11 कर लो, ठीक है, तो 36 × 36 क्या हो जाएगा 396, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 396 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ओके। चलो फिर कह रहा है ना ये क्वेश्चन बताओ 8.13 × 10⁶ की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई देखो मैं अगर ऐसा बोलूँ ना इसको सॉल्व करना है तो आप एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं होना कि इसका पावर में है तो कुछ नहीं करो, पावर 6 का मतलब कि एक के बाद 6 जीरो, और इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 00 बटा में रख देना और एक के बाद 6 जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया आपको। तो अब मैंने क्या करना है 2020 कटा लेना है, अब मेरे पास क्या बचा 813 और 4 जीरो मिल गए, तो ये ऑप्शन जहाँ पे होगा वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर था, ठीक है। चलो 18th कह रहा है अगर देखो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री तो ये कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर कर लो और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो इसकी स्क्वायर कर लो, आंसर विल बी 1/2 + 2 दैट इज 5/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। ऑप्शन नंबर कहाँ पे डी में। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तो वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो को रोक के देन सॉल्व किया करो, तब सॉल्यूशन दिखा करो, अदरवाइज मैं इतना देर रुकूंगा थोड़ी आपके लिए। 19th नंबर क्वेश्चन देखो, वर्तमान में विमल और विनय की आयु का रेशियो जो है ना 4:5 है। 6 साल बाद विमल की आयु 26 साल हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या है। वीडियो को रोको आराम से, देन इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। देखो विमल और विनय, तो विमल है, ठीक है, वो खाने वाला नहीं है, ये विनय है, इनकी एज की रेशियो 4:5 है। तो मान लो इसकी विमल की है 4x और विनय की है 5x, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ओके ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, मे भी ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं ना कि देखो 6 साल बाद विमल की आयु 26 साल हो जाएगी, तो प्रेजेंट में विमल की 4x है और इसमें 6 से ऐड कर दोगे, इसकी आंसर हो जाएगी 26। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 और x बराबर कितना हो गया 5। तो विनय की पूछ रहा है ना, विनय बराबर क्या है 5x, तो 5 × 5 बराबर कितना हो गया 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है ना 21 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र कर्व सरफेस क्या हो जाएगा। भाई देखो बोलते बोलते क्या होता है ना, आदमी रुक जाता है अचानक से, ठीक है, रुक ही नहीं जाता है। ऑलमोस्ट ये क्लासेस सबसे लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह से 7-8 क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, पेड बैचेज और यूट्यूब के मिला के, तो ऑलमोस्ट समझ रहे हो, सुबह से बकबक करना होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बताओ आप इसकी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, कर्व एरिया सरफेस क्या होता है 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है ना। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या 21 है, हाइट 16 है, तो 7 × 3 इतना, तो ये हो जाएगा 44 × 16 × 48, ठीक है। इनको सॉल्व करो, आंसर जो आएगा आपका 2112, ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 कह रहा है, एक सटीक घड़ी जो है ना सुबह में 9 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी दोपहर के 3 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी।
बताओ 9 बजे से लेके अगर वो 3 बजे तक जाती है तो कितना डिग्री एंगल करेगी घंटे की सुई। तो 9 से 3 कितना घंटा हुआ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 आवर्स। और एक आवर्स में कितना एंगल घूमती है, 30 डिग्री। तो 6 आवर में कितना हो जाएगा, 6 × 30, 180 डिग्री। याद रखना 1 घंटे में कितना एंगल घूमती है वो, घंटे की सुई जो है ना 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो 6 घंटे में 180 डिग्री घूमेगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हाय लिखा हुआ है हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है, बेटे की बेटी है। तो तस्वीर वाला लड़की आदमी से क्या रिश्ता है। देखो इस फोटो के बारे में बता रहा है ना कि वह मेरे पिता मतलब अपने खुद के पिता की पत्नी की इकलौते बेटे की बेटी है। तो भाई सुनो, वो खुद के पिता की पत्नी मतलब अपनी माँ का इकलौता बेटा, तो खुद हो गया ना वो, और खुद की बेटी के बारे में बता रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और वो उसकी पुत्री हो जाएगी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डाउट है, सिंपल सा चीज़ है। फिर कह रहा है निश्चित कोड भाषा में कैलेंडर को ना NACDRUO लिखा जाता है, उसी भाषा में ABREST को क्या लिखेंगे। भाई देखो CANDOUR को इस तरीके से लिखा जाता है, ओ यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। OUR क्या लिख रहे हैं, NACDRUO लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी भाषा में हम लोग ABREST को क्या लिखेंगे। देखो इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर को जस्ट उल्टा कर दिया है, फिर बीच वाले को छोड़ दो, फिर लास्ट के 3 लेटर्स को उल्टा कर दो, ठीक है। वही काम करेंगे, ABR को RBA लिखेंगे, E को वैसे ही छोड़ देंगे और इसके हम लोग उल्टा कर देंगे, TSA बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A के अंदर है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का चीज़ था ये। 24 कह रहे हैं ना, देखो 256 को हम लोग कह रहे हैं यू आर गुड, ओके। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, यू आर गुड। फिर कह रहे हैं हम लोग 367 को कहते हैं हम लोग वी आर बैड, ओके। 358 को क्या कहते हैं हम लोग, गुड एंड बैड। क्लियर है, गुड एंड बैड। तो भाई अब बताओ मेरे को इसके अंदर कि एंड की क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एंड की वैल्यू कहाँ पे है, इसके अंदर है, गुड एंड बैड के अंदर 358 में से कुछ एक होगा। तो ये चीज़, अरे इसका आंसर छुपा नहीं है क्या, इसका आंसर दिख गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब देखो 6 तो नहीं हो सकता कभी भी। रीज़न क्यों है, क्योंकि इसके गुड एंड बैड के अंदर 358 है, तो 358 के अंदर कहीं भी 6 नहीं दिख रहा मेरे को, तो 6 नहीं हो सकता, 358 में से कोई होगा, ठीक है। बाकी देख लो गुड कहाँ पे छुपा हुआ है, गुड ऊपर वाले में छुपा हुआ है, ये रहा गुड, यहाँ भी है। तो इन दोनों में कौन सा नंबर छुपा हुआ है, 5 और 5, ओके। ये दोनों मेरे को मिल गए नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, बैड कहाँ पे, बैड एक यहाँ पे, बैड एक यहाँ पे, इन दोनों में क्या नंबर छुपा हुआ है मेरे पास, 3 और 3 छुपा हुआ है। तो ये 3 5 तो नहीं हो सकता, बचा कौन सा मेरे पास, 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुड किसके लिए, एंड के लिए। हमारे पास एंड के लिए 8 बचा और इधर एंड बचा, करेक्ट आंसर बी है। समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते रहे। आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि आप कह रहे ना कि इस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपकी बाईं ओर दिख रहा है, तो आप आरंभ में किस दिशा चल रहे हैं। अभी जो आप कहीं भी चल रहे हैं ना, मान लो, तो देखो सूरज किधर होता है, एक ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है। सन शाम को पश्चिम दिशा में डूबता है, तो इधर अभी आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट कब होता है, जब आप नॉर्थ में जा रहे हैं, तब इधर आपका लेफ्ट होगा और इधर आपका राइट होगा। ये तो इमेजिनेशन वाली चीज़ है। तो अब ये अभी प्रेजेंट में, लेकिन स्टार्टिंग के बारे में पूछ रहा, अभी के बारे में नहीं पूछ रहा। आरंभ में आप कहाँ जा रहे थे, किधर चल रहे थे। तो भाई हम लोग पहले कह रहे हैं ना कि आप सीधे चल रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं। तो हम लोग नॉर्थ में कब जाएंगे, जब लेफ्ट कब मुड़ेंगे, जब हम ईस्ट में जाएंगे तब बोला जाएगा लेफ्ट मुड़ो, तब नॉर्थ में चले जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में हम ईस्ट में चल रहे थे, सिंपल सा लॉजिक है। 26 नंबर कह रहा है, बताओ इसमें से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताओ इसमें से बीच में कौन आएगा, चुनी जो मध्य में आता है। तो ये अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नहीं डाला, ऑप्शन नहीं डाल रखा, क्वेश्चन छूट गया था। इसको क्वेश्चन ही मैं चेंज कर देता हूँ। वेट, क्वेश्चन पे ध्यान दो मत, तो अभी मैं इसको क्वेश्चन चेंज कर दूंगा बाद में। बट यहाँ पे ध्यान दो, आपको ये चीज़ बताना है कौन सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। मध्य में नहीं, इसको सेकंड नंबर पे चूज करो, सेकंड नंबर पे कौन आता है, ठीक है। विच कम्स इन द सेकंड नंबर, ठीक है। ये चीज़ बताओ आप, वीडियो को रोक के आराम से।
सॉक, सॉक्स, स्नूकर और साउंड। गाइज ABCD में जाओगे तो एस एस सब में है, फिर एस के बाद इसमें एच है, फिर इसमें ओ है, इसमें एन है, फिर इसमें ओ है। तो ऑब्वियस ये चीज़ है, एच पहले आएगा। ओ और एन में पहले क्या आता है, एन पहले आता है, तो एन हो गया। ओ फिर बाद में आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्नूकर। ठीक है। 27 नंबर देखो, कह रहे ना यदि काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, स्काई कलर। बट स्काई को क्या कहा गया है इसके अंदर, ये चीज़ देख लो। नीले को हरा कहा जाता है, स्काई इज कॉल्ड ब्लू, इज कॉल्ड ग्रीन, आंसर विल बी ग्रीन। अब ग्रीन को क्या कहा गया उससे मेरे को मतलब नहीं है। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब आगे की इस वाट के जगह पे क्या आएगा। देखो आगे की सीरीज को फॉलो करते करते क्या आएगा। सबसे पहले ये जो 90 डिग्री है, 45 डिग्री गया है क्लॉकवाइज, देन फिर 45 डिग्री आगे बढ़ा है। अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जाता है, देन यहाँ जाता है, तो मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है घड़ी की दिशा में। देन यहाँ से जब जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे कहाँ पे, एक तो ए में है, सी में है, ए और सी से हो सकता है आंसर। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। ये यहाँ पे है, अभी देखो यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रहा है पीछे की तरफ। अब ये नीचे आके यहाँ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये ए में नहीं है, ए में गलत जगह पे है, तो सी हमारा सही आंसर है। ओके, चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है इस वाट की जगह पे क्या आएगा। वीडियो को रोक के एनालाइज करो दोनों फोटो को। देखो सबसे पहले दिख रहा है ये जो फोटो है, ये जो फोटो है, इसका डार्क जो है ना इधर, ये वाला डार्क कलर देखो इधर आ गया, ब्लैंक कलर इधर आ गया, मतलब जगह बदल ली है दोनों। ठीक है, तो इसका भी डार्क कलर करोगे तो ब्लैंक वाले की जगह डार्क हो जाएगा, और जो डार्क है वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा कहाँ का है, ए में है, बी में है एंड डी में है। ठीक है, चलो इसके अलावा एक चीज़ और देखना है मेरे को, एक चीज़ और देखना है, नीचे की वैल्यू भी देखनी होगी ना। नीचे भी वो काम कर रखा है, तो हमने नीचे भी करना है कि जहाँ डार्क है वहाँ ब्लैंक। तो ये तो नहीं हो सकता, डी नहीं होगा। अब ये देखते हैं ए और बी हो सकते हैं, तो ए और बी के अलावा एक चीज़ और देखना है, इस एरो को। इसमें 2 एरो थे इधर और इधर 2 एरो थे, तो एक एरो इधर आके 3 हो गया और ये सिंगल हो गया। तो हमारे पास इधर 3 और इधर 2 है, मतलब इधर 1 एरो बचेगा और इधर 4 एरो मेरे को मिलने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है इसको कम्प्लीटली। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन को रोको और मैं देखना चाहता हूँ, कमेंट करके बताना कि 13 नंबर क्वेश्चन किसने किसने सही आंसर किया था एक बार में। ठीक है, अब देखो 13 का बहुत सारे लोग आंसर ना सी करने वाले, इसलिए सी कर रहे होंगे ना, उनको लग रहा होगा देखो ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया, मतलब 3 पोजीशन आगे गया, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और उसको ये फिल कर देंगे। तो गलत है, ऐसा नहीं है। बिकॉज देखो ये जो बड़ा वाला पार्ट था ना, वो देखो इधर नीचे आ गया और एक पार्ट नीचे ऊपर गया, दिख रहा है। ये पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं ये लोग, तो ये चीज़ ध्यान दो। तो इसमें किया क्या गया ना, सबसे पहले इसको जो फोटो यहाँ पे था उसको ऊपर ले गया, मतलब 90 डिग्री ना क्लॉकवाइज उनको रोटेट कराया गया। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, बिकॉज ये ऊपर में भी है और नीचे में भी है। बिकॉज इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज उठाएंगे ऊपर, तो ये पार्ट ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसा कोई फोटो में हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, पहले इस फोटो को एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ 90 डिग्री, तो ये हमारा कुछ ऐसा फोटो देगा। देन ये वाला पार्ट कहाँ रहता, हमको इधर कलर किया हुआ दिखता है, लेकिन इधर कलर किया हुआ, लेकिन एक्चुअल ऑप्शन में हमको इधर दिख रहा है। तो फिर इसको मिरर करा दिया हमने। तो हमने 2 काम किया इसके अंदर, पहला पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले गया, सेकंड हमने मिरर कर दिया। तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये वाला किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा कलर, तो इधर कलर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए, लेकिन डी आंसर नहीं होगा। फिर मेरे को सेकंड भी फॉलो करना है, मिरर करोगे तो जो इधर है कलर वो इस साइड चला जाएगा, इधर ब्लैंक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करना है। बाकी जाने से पहले कमेंट करके बताओ किसने कितना स्कोर किया। और हाँ, सारे बैचेस के लिए आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करो। बेस्ट बैचेस आपके पास है, या फिर आपको टेस्ट सीरीज लेना है, या फिर आपको सिर्फ PDF बाय करना, तो व्हाट्सअप करके PDF खरीद सकते हो। एग्जाम से पहले कोई भी चीज़ करो, प्रिपरेशन में जान लगा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना।